नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गिरिडीह की खबर से। गिरिडीह में वायरल हो रहे वीडियो में अब नया मोड़ सामने आया है। जिस मुखिया प्रत्याशी के समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उस मुखिया प्रत्याशी का कनेक्शन जेएमएम से जुड़ा है। कल जेएमएम नेता शफीक हैदर के नॉमिनेशन में नारेबाजी हुई थी और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर फिलहाल पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन इसमें जो नया एंगल सामने आया है वो ये कि जो मुखिया प्रत्याशी हैं वो जेएमएम के नेता बताए जा रहे हैं, उनका ताल्लुकात जेएमएम से जुड़ा हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एजाज अहमद जुड़े हुए हैं। एजाज, अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो मुखिया प्रत्याशी हैं वो जेएमएम के नेता हैं, तो क्या अब इस पर विशेष जानकारी आपके पास और क्या पार्टी के तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है? हालांकि पार्टी जिला स्तरीय पार्टी में खलबली मची हुई है इस घटना को लेकर के। वहीं पार्टी के एक खास सूत्र ने बताया है कि ये जो मुखिया प्रत्याशी हैं जिनके नॉमिनेशन के दरमियान ये नारेबाजी हुई है पाकिस्तान जिंदाबाद की, वो इस जेएमएम के कैडर का एक हिस्सा है, नेता है और बाइज़ब्ते वो सदस्य भी है जेएमएम का। और इसे लेकर के बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा गिरिडीह में उनकी पत्नी के द्वारा, क्योंकि आपको बता दें कि मुखिया प्रत्याशी समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। इसके लिए इस घटना को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने की संभावना है, जिस तरह बताया जा रहा है गिरिडीह में किया जाएगा। और बताया ये भी जा रहा है कि ये वीडियो जो है वो डब्ड है, इसमें एक नया ट्विस्टिंग आ रहा है। वहीं एसडीपीओ अनिल कुमार ने ये अपने बयान में साफ बताया है कि प्रथम दृष्टया यह मामला सही लग रहा है, क्योंकि नारेबाजी हुई है और इसी के आलोक में 3 लोगों को गिरफ्तारी हुई है प्रत्याशी समेत, और आगे की कार्रवाई विधि सम्मत की जा रही है। जी, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजाज, क्या उनसे पूछताछ में कुछ बात सामने आ पा रही है, वो लोग कुछ कह पा रहे हैं? अभी तक तो पूछताछ में क्या पता चल पाया है, क्या कुछ निकल कर आया है, इसके बारे में पुलिस ने तो डिस्क्लोज नहीं किया है। लेकिन इस बात का संकेत दे दिया है साफ साफ शब्दों में कि ये घटना सत्य है और इस वीडियो के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जा रही है। चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे बुलडोजर पर मचे बवाल की। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब इस बुलडोजर को लेकर बिहार में सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। बिहार में इसको लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इस पर देश भर में राजनीति के साथ साथ बिहार के नेता भी इस सियासत में अब कूद पड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ट्वीट करने के बाद उनके बड़े भाई और विधायक तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट किया है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके सीधे सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला है। अपने ट्वीट में तेज प्रताप यादव ने लिखा कि नरेंद्र मोदी हर दिन नीचता में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने एक हैशटैग भी यूज किया है, स्टॉप बुलडोजरिंग हाउसेस को भी उन्होंने शेयर किया है। और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी हर दिन नीचता में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये ट्वीट के जरिए सीधा हमला तेज प्रताप यादव का पीएम मोदी पर, और इसके साथ ही वो हैशटैग उन्होंने यूज किया है, हैशटैग स्टॉप बुलडोजरिंग हाउसेस। और आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर चल रहे बुलडोजर को लेकर तेज प्रताप यादव ने जो ट्वीट किया है, उससे पहले तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने भी लिखा था कि बुलडोजर यहाँ पर चीन ने हमारी सीमा में 2 गांव बसा लिए हैं, लेकिन बुलडोजर तो दूर, इनकी हिम्मत नहीं कि उसके बारे में 2 शब्द भी बोल सकें। बुलडोजर सिर्फ जाति धर्म देखकर चलाएंगे या राष्ट्र की एकता, अखंडता और संविधान की भी चिंता करेंगे? अगर अवैध निर्माण है तो इतने वर्षों तक शासन और प्रशासन क्या कर रहा था?
तो वहीं तेज प्रताप यादव के इस ट्वीट के बाद से बीजेपी ने जहां एक तरफ पलटवार किया है, तो जेडीयू ने नसीहत दी है कि पीएम मोदी के बारे में ऐसी बातें नहीं लिखनी चाहिए। तो वहीं आरजेडी ने इसका बचाव किया है। आप खुद सुनिए। कुछ लोग समाज में दया के पात्र होते हैं जो ज्ञान के अभाव में कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं। उनको पता नहीं है कि हाई कोर्ट का आदेश के बाद तोड़ने के लिए गए थे सरकार के लोग और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उस पर रोक लगी है। तो कुछ लोग को सूर्य पर थूकने की आदत बनी हुई है जो अपने ही मुंह पर छींटा पड़ता है। देखिए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है और पहली दफा नहीं है प्रधानमंत्री जी पे या मुख्यमंत्री जी पे इस तरह के बिलो द बेल्ट कमेंट्स ये तेज ब्रदर्स जो राजद के दो राजकुमार हैं ये करते रहे हैं, पर इन्हें समझने की जरूरत है। आज नए दौर की राजनीति चल रही है, युवा लोग देख रहे हैं, सब पढ़ लिख रहे हैं और वो समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। प्रधानमंत्री जी भले किसी दल से जुड़े हों, पर वो सबके प्रधानमंत्री है, सबके लिए आदरणीय है, सबके लिए माननीय है। आखिर ये बुलडोजर बेरोजगारी पर, भुखमरी पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, अपराध पर कब चलाएंगे? बीजेपी को बताना चाहिए। हमारे नेता माननीय विधायक श्री तेज प्रताप जी ने बिल्कुल सही बात कही है। अभी तो माननीय न्यायालय ने भी इस पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, ये सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। बोली पर कमान होना चाहिए, वरना बिहार में उनको काफ़ी इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और उनको इसके लिए बहुत भुगतना पड़ेगा। अभी तो उनके पार्टी में उनको दरकिनार किया गया, बिहार में भी उनको दरकिनार कर दिया जाएगा। खुद हाशिए पे हैं, राष्ट्रीय जनता दल में किनारे लगा दिए गए हैं। तो अपनी हताशा और निराशा के कारण जिस तरह के शब्दों का कोश का यूज कर रहे हैं, उनको मैं चेतावनी देता हूं कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कीजिए। देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या शब्द होने चाहिए, इतना ना आपको सामाजिक ज्ञान है और ना आपको घर में ऐसे संस्कार दिए गए हैं। इसी के कारण आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और देखिए, बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई जानी है। इसको लेकर के बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को ये विजयोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करने वाले हैं और इसको लेकर पूरी तैयारी पहले से कर ली गई है। और जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी पटना की तस्वीर है और गृह मंत्री के आने से पहले ही पूरा पटना जो है वो पोस्टर और बैनर से पट गया है। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। देश अपनी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है और इस क्रम में अमृत महोत्सव जो है उसका आयोजन पूरे देश में चल रहा है। 75वां वर्षगांठ को लेकर के आज़ादी का यह अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी क्रम में स्वतंत्रता संग्राम का जो महानायक हैं बाबू वीर कुंवर सिंह, उनके विजयोत्सव पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन जो है वो आरा जिला के दुलौर जगदीशपुर में किया जा रहा है, जहां पे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जो हैं वो शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम को लेकर के पूरे पटना में कह सकते हैं कि होर्डिंग बैनर जो है वो लगाया गया है। जगह जगह पे देख सकते हैं किस तरह से होर्डिंग बैनर लगाया गया। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके तरफ से होर्डिंग बैनर लगाया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पे 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह बताया गया उन्हें, और विजयोत्सव पर जो है मुख्य अतिथि के तौर पे अमित शाह आ रहे हैं। और ये कार्यक्रम जो है वो आरा के जगदीशपुर में होगा। और ये देख सकते हैं कि जिस तरह से होर्डिंग लगाई गई है, चाहे शाहनवाज हुसैन हो, राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार सरकार में मंत्री हैं उनके तरफ से, या फिर ये जीवन कुमार संयोजक बिहार हिंदू जागरण मंच के हैं तो इनके तरफ से भी लगाया गया पोस्टर। और तमाम जो लोग हैं, मंत्री नीरज बबलू हैं, उनके तरफ से भी पोस्टर लगाया गया है। और इस तरह से पूरे पटना में कह सकते हैं कि ये पोस्टर जो है पोस्टर से पटना पटा है। और 23 तारीख को ये आयोजन होना है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित होंगे, शामिल होंगे। और बाबू वीर कुंवर सिंह की जो जीवन गाथा रही है उसके संदर्भ में इस कार्यक्रम में पूरे तौर पे प्रस्तुति दी जाएगी। बताया जाएगा कि कैसे बाबू वीर कुंवर सिंह ने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। उम्र के आखिरी पड़ाव में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अंग्रेज़ों से लोहा लिया और लोहा लेने के दौरान उन्होंने अपने हाथ को भी खुद के तलवार से काट दिया जब उनके हाथ जो है वो जख्मी हो गए थे। तो इस तरह की तमाम बातें जो हैं उनकी संघर्ष जीवन से भरी जो रही, और जिस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ को
भारत से भगाने में लड़ाई लड़ी, तो ये तमाम बातों का उल्लेख किया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, मेडिकल वेस्टेज को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कई सारे नियम बना रखे हैं, लेकिन इन्हीं सभी नियमों का उल्लंघन बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल यहाँ पर जितने भी मेडिकल वेस्टेज होते हैं वो इन्हीं परिसर में कहीं इधर उधर फेंक दिया जाता है, जिस वजह से वहाँ पर आने वाले लोगों को दिक्कत होती है। साथ ही साथ मेडिकल वेस्टेज से मरीज भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं। हमारे सहयोगी अमित कुमार ने वहाँ का जायजा लिया, देखिए उनकी ये रिपोर्ट। मेडिकल वेस्टेज को लेकर के कायदे कानून बने हुए हैं, लेकिन उन्हीं कायदे कानून का अनुपालन जो है वो पीएमसीएच में नहीं हो रहा है। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि देखिए ये पीएमसीएच जो है, यहाँ पे अधीक्षक का कार्यालय है और कार्यालय से महज चंद फलांग की दूरी पे ये मेडिकल वेस्टेज जो है वो फेंक दिया जाता है। और इस तरह से यहाँ पे जो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका छात्रावास भी है, पीछे में देख सकते हैं, और इसी के पास में ये मेडिकल वेस्टेज जो है वो रोजाना फेंका जाता है। और इसके कारण से कह सकते हैं कि यहाँ का इन्वायरमेंट पूरी तरह से दूषित होता है और लोग जो हैं वो इसके कारण से काफ़ी परेशान भी होते हैं। जो इलाज कराने आते हैं अपने परिजनों का, जब वो इस रास्ते से आते जाते हैं तो दुर्गंध से नाक बंद कर लेते हैं और काफ़ी परेशानी लोगों को होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग जो आ रहे हैं उनसे बात भी करते हैं। भैया ये बताइएगा कि यहाँ पे जो मेडिकल वेस्टेज है इस तरह से फेंका जाता है, कितनी परेशानी होती है यहाँ से गुजरने में? ऑब्वियसली ये तो परेशानी के साथ साथ आपको हाइजीन का पता चलता है कि आपके पब्लिक के कितने ये हैं, और विभाग से ज़्यादा अच्छे से तो पब्लिक ही बता सकते हैं, क्योंकि ये गंदगी विभाग आगे थोड़ी फैला रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पब्लिक ही फैला रहा है। तो पहले मेडिकल वेस्टेज तो अस्पताल की तरफ से फेंका जा रहा है, मेडिकल, हाँ, कायदे कानून बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये तो आप मेडिकल वेस्टेज के में तो उनके स्टाफ को ये चाहिए और उनको इसका गाइडलाइन उनके अधिकारी को चाहिए कि इसको कहाँ डंप करना है। अरसद अली हैं, कह रहे हैं कि मेडिकल वेस्टेज जो फेंका जा रहा है इसके कारण से बीमारी कई तरह के हो रहे हैं। और भी लोग हैं। ये बताइए क्या नाम हुआ? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र जी, यहाँ पे आप लोग एम्बुलेंस चलाते हैं? जी। तो क्या ये मेडिकल वेस्टेज रोज इसी तरह यहाँ फेंका रहता है? सब दिन तो यहीं पे फेंकाता है। सब दिन यहीं फेंकाता है? जो कायदे कानून है उसका अनुपालन फॉलो नहीं, इसको ऐसा नहीं बिकना चाहिए। जो बहुत गंदगी यहाँ पे लगा रखा है, जबकि यहाँ से वहाँ तक लगा कर रखा है। ये बाईपास पे इसे फेंकने को लेकर के, मेडिकल वेस्टेज को फेंकने को लेकर के डंपिंग यार्ड भी बनाया हुआ है। बावजूद इसके देख सकते हैं कि ये विश्वस्तरीय अस्पताल बनाने की कवायद जो है वो पीएमसीएच में चल रही है, और उसके बावजूद यहाँ पे इस तरह की तस्वीर कहीं ना कहीं लोगों को ना सिर्फ परेशान कर रही है बल्कि पीएमसीएच की जो व्यवस्था है उस पर भी सवाल खड़ी कर रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वैसे तो स्वास्थ्य विभाग हर व्यवस्था के समुचित होने का दावा लगातार करता आ रहा है, लेकिन ऐसी तस्वीर बार बार सामने आ जाती है जो उन दावों की पोल खोलती है। सुपौल के बारे में हम बात कर रहे हैं। सुपौल से जो खबर सामने आई है उसमें ये साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी घोर लापरवाही बरतते हैं। मामला त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल का है, जहाँ दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल बच्ची का इलाज नर्सें करती दिखाई दी, क्योंकि अस्पताल में 2 घंटे तक डॉक्टर मौजूद नहीं थे। नर्सों से जब इलाज संभव नहीं हुआ तो उन्होंने गंभीर रूप से जख्मी बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। नर्सों ने बताया कि डॉक्टर 2 घंटे से इमरजेंसी ड्यूटी से गायब हैं, और इस बीच काफी देर के बाद एक डॉक्टर जब अस्पताल पहुंचे, उनसे जब बातचीत की गई, उनसे सवाल पूछा गया, तो वो जिम्मेदारी लेने के बजाय मुस्कुराते और सवाल को टालते नजर आए। डॉक्टर नहीं है यहाँ ड्यूटी पे मैडम? 2 घंटे से नहीं है। कितने देर से नहीं है? अब ये बताइए, डॉक्टर है यहाँ ड्यूटी पर? है ठीक नहीं है। गंभीर स्थिति है क्या? जी। डॉक्टर रेफर करने लायक है। तो कौन रेफर कर रहे हैं इसको? सर करेंगे। है यहाँ पे सर? डॉक्टर साहब हैं ड्यूटी पे अभी इस अभी। वक्त? और नर्स द्वारा बताया गया कि 2 घंटे से डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर जो है आज मेला में था, वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूटी लग गया था और लेट हो गया। इसके कारण जो है हमको सुना, हम जैसे ही सुने दौड़ के आके हम देखे। आपकी ड्यूटी नहीं है अभी? नहीं, मेरी ड्यूटी। जिनकी ड्यूटी वो नहीं है।
और स्वास्थ्य व्यवस्था से हटकर अब शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था का भी हाल बदहाल ही नजर आ रहा है। बांका से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर एक ही कमरे के अंदर पूरा का पूरा स्कूल चल रहा है। यहां पर बुनियादी समस्याओं का घोर अभाव है। बांका में जो स्कूल आपकी तस्वीर हम आपके टीवी स्क्रीन पर जिसकी तस्वीर आपको दिख रही है, ये स्थापना के अर्धशतक पूरा कर चुका है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखता। एक कमरे में क्लास 5 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है और सभी क्लास के बच्चे एक साथ एक ही रूम में बैठते हैं। प्राथमिक स्कूल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नागेंद्र द्विवेदी। बिहार की सरकार शिक्षा को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे करती है और कहती है कि बच्चों को शिक्षित करने के लिए शिक्षकों की बहाली भरपूर की जा रही है। अभी आपको लकड़ी कोला पंचायत के बेला टिकर का एक अजूबा स्कूल दिखाएंगे, जहां की एक ही कक्षा में प्रथम वर्ग से पंचम क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि बेला टिकर स्कूल के बरामदे में बच्चे हैं, तो वहीं एकमात्र इस स्कूल का कमरा है जिसमें कि वर्ग प्रथम से पंचम क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। एक ही ब्लैक बोर्ड है जिसपे कि पढ़ाई होती है। अभी आप देख सकते हैं कि तीसरा, चौथा और पांचवा के लिए पढ़ाई हो रही है, जिसमें कि 10 फूलों के नाम की चर्चा हो रही थी। आपको बता दें कि ये स्कूल 1972 का स्थापित है और इसमें कुछ दिनों पहले तक 3 शिक्षक हुआ करते थे, रंजन कुमार दत्त, डिम्पल कुमारी, रीता कुमारी, जिसमें कि रंजन कुमार दत्त और रीता कुमारी दोनों रिटायर कर गई हैं और फिलहाल डिम्पल कुमारी ही इस स्कूल का कार्यभार संभाल रही हैं। हम पहले शिक्षक से ही जानना चाहेंगे कि प्रथम वर्ग से पंचम वर्ग तक के बच्चों की पढ़ाने में क्या क्या समस्याएं आती हैं। बहुत सारी समस्या है सर, 1 से लेकर के 5 तक सारा अकेले देखना चाह के भी हम नहीं पढ़ा पाएंगे। यहाँ कुछ चाहते तो बहुत कुछ है कि बच्चे को बहुत कुछ दें, जितना जानकारी है उससे भी अधिक हम बताएं, लेकिन चाह के भी हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि बोर्ड एक है जिसका स्थिति देख ही रहे हैं, कमरा भी एक है, इसमें MDM भी हमको चलाना है और जगह का बहुत अभाव है। तुमको दिक्कत होती है क्लास में? हाँ होती है, एक में सब बैठते हैं, एक ही बोर्ड पे लिखते हैं। एक ही बोर्ड पे सबको लिखना पड़ता है? हाँ, हम लोग को बहुत यहाँ पे दिक्कत होता है और पढ़ने में हल्ला आता है, दिक्कत होता है, यहाँ पे पढ़ नहीं पाते हम लोग अच्छे से। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? आनंद राज। अरे स्कूल की एकमात्र शिक्षक और बच्चों की बात माने तो इनका साफ कहना है कि एक ही वर्ग में 1 से 5 क्लास के बच्चों की पढ़ाई, वो भी एक ब्लैक बोर्ड पर। नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। अब बांका से आगे बढ़ते हुए आपको सिवान की तस्वीर दिखाते हैं। सिवान में भी एक स्कूल ऐसा ही है जहां 5वीं तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं। यहां पर पढ़ाने के लिए 4 शिक्षक भी मौजूद हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक इस स्कूल को अपना भवन नहीं मिला है। ये जो बच्चे हैं वो एक ही कमरे के अंदर पढ़ते हैं या तो पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ाई करते हैं। शिक्षकों का कहना है कि अभी तक कोई भी पदाधिकारी इस ओर ध्यान देने के लिए नहीं आए हैं। देखिए संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। सिवान में सरकारी विद्यालय की क्या हकीकत है, हम एक बानगी दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये मंदिर है और ठीक इसके बगल में सामुदायिक भवन, यानी ये सरकारी विद्यालय है। और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो इस गर्मी में खुले आसमान के नीचे, तो कभी मंदिर में तो कभी कैंपस में आप देख सकते हैं पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका अपना भवन नहीं है, जिससे काफ़ी परेशानी होती होगी। हम खुद जाने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ शिक्षक हैं खुले आसमान के नीचे पढ़ा रहे हैं, काफ़ी गर्मी भी है, ऐसे में क्या समस्या हो रही है? भवन अभाव में तो जो भी परेशानी है आपके सामने है। आज से नहीं, आज से ऐसे ही चलते आ रहा है। तो सिस्टम जैसा दे रहा है वैसा हम लोग काम कर रहे हैं। धूप में कैसे पढ़ना है खुले आसमान के नीचे? और वैसे तो नौकरी है तो करना ही है। बच्चे में कुछ असुविधा होती है? बहुत बारिश और धूप होता है तो मंदिर प्रांगण में हम लोग चले जाते हैं। शिक्षक हैं जी। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार मिश्र। तो देख सकते हैं काफ़ी समस्या हो रही है। यहाँ का प्रचार जाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की समस्या झेलना पड़ता होगा आपको। देखा जाए, यह विद्यालय 1970 से यहाँ स्थापित है और तब से अभी मंदिर की स्थिति कुछ अच्छी ग्रामीणों के सहयोग से कर दी गई है। कि नहीं है? विद्यालय का अपना भवन आज तक न जमीन है न भवन है। यहाँ परेशानी बरसात के दिनों में होती है। वैसे बच्चे यहाँ पर
इस पीपल के छांव में सैकड़ों साल पहले से पढ़ते आए रहे हैं। हम लोग भी इसी में विद्यालय से पढ़े हुए हैं। खुले आसमान के जो नीचे है वो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, चूँकि क्या करें, कहीं ना कहीं इनकी एक मजबूरी भी है और यही कारण है कि शायद जो बच्चे हैं कभी खुले आसमान में तो कभी सामुदायिक भवन में और कहीं कैंपस से पढ़ने को मजबूर है। आवश्यकता है जिला प्रशासन को ध्यान देने की, जो बिहार सरकार है उसको ध्यान देने की, ताकि जो आज़ादी से लेकर अभी तक जो ये स्कूल भूमिहीन है और कहीं ना कहीं बच्चे जो परेशानी के साथ पढ़ने के लिए विवश है, तो ये समस्याएं उनकी समाधान हो सके। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। और अगली खबर कटिहार से है, जहां भू माफियाओं ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और यहां पर ग्रामीण आरोप लगाते हैं कि भू माफिया और अधिकारियों के बीच में एक गठजोड़ है, जिसके तहत भू माफियाओं ने करीब 38 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है और इस कब्जे से भारी नुकसान सरकार को पहुंच रहा है और इसके साथ ही ये सबसे बड़ा जमीन घोटाला बताया जा रहा है। ग्रामीणों की तरफ से उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। हालांकि अंचलाधिकारी ने इस मामले में कब्जा जमाने वाले लोगों को नोटिस जारी कर दिया है और मालिकाना हक का दस्तावेज पेश करने को भी कहा है। उन्होंने जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। इसमें तो हमको ज्ञात हुआ कि इसमें जो है बिहार सरकार का कुछ लोगों ने पूर्व के कर्मी को प्रभावित करके कुछ बिहार सरकार के ज़मीन का कुछ अपने पक्ष में बनवाने का प्रयास किया है या कुछ के नाम पर जमाबंदी की सूचनाएं भी आई हैं। प्रतिवेदन कर्मचारी को निर्देश किया गया था कि इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन से अवगत कराएं कि किस प्रकार बना है। तो उनके प्रतिवेदन के आलोक में जो चिन्हित हुए हैं लोग, उनको हम सूचना भेज रहे हैं कि वो अपने भूमि के दावे के संबंध में हमको साक्ष्य दिखाएं। अंचल पदाधिकारी है, उनके द्वारा नोटिस निकाला गया है कि 38 एकड़ ज़मीन पे जो 90 लोग हैं या उनके आसपास जो भी लोग हो सबको कि आप दस्तावेज दिखाइए। तो एक उच्च स्तरीय जांच है, क्योंकि वर्तमान अंचलाधिकारी इस तरह का अगर नोटिस अगर इशू किए हैं तो क्यों किए हैं। तो हमको जो लगता है कि जो ये सरकारी ज़मीन है और 4 लेन के बगल में है, बहुत कॉस्टली ज़मीन है और जिन जिन लोगों का हम लिस्ट में नाम देखे वो यहाँ के लोकल नहीं है। अपने कारगुजारी के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाले कटिहार अंचल कार्यालय की एक और जो बड़े करतूत सामने आया है, किस तरह अधिकारी और जो भू माफिया है उसकी एक बड़ा गठजोड़, एक बड़ा नेक्सस कटिहार में काम कर रहा है। न्यूज़ 18 के हाथ एक ऐसा कागज लगा है जिसमें लगभग 38 एकड़ जमीन 90 लोगों के नाम कर दिया गया है। दावा यह है कि ये जो जमीन का कागज है इसमें उन 90 लोगों का नाम है जो बिहार सरकार के जमीन को अपने नाम पर मोटेशन के माध्यम से करवा लिया गया है। हालांकि जो न्यूज़ 18 का ये चर्चा है ये अधिकारी तक जब पहुंचा है, अब अधिकारी पूरे प्रकरण पर जांच कर और उन 90 लोगों को नोटिस देकर कहां से वो जमीन इनके नाम पर हुआ इसकी पूरी तफ्तीश की बात करें। लेकिन कुल मिलाकर एक कटिहार में जो लगातार एक चर्चा होता है कि भू माफिया और अधिकारियों का यहाँ गठजोड़ है और इस तरह से बिहार सरकार के बड़े बड़े जमीन को लोगों के नाम कर दिया जाता है, ये चर्चा पर एक बार फिर मोहर लग रहा है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मामला है, क्योंकि ये जो करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव कर दिया गया है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। उम्मीद है कि इस खुलासे के बाद एक बड़ा जांच होगा और वैसे अधिकारी भी नपेंगे जो इस गठजोड़ में शामिल है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।